Hello everyone, this is Pratibha Pandit from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. I'm again here for presenting a lecture on design of concrete structure 2. This is my lecture number 16 on this particular subject, and today I will take one new unit number 2, staircase design. So guys, this is also very important topic as the examination point of view, and 10 to 15 number question comes in the exams every year. So if you want to prepare flat slab or staircase, I think you should prepare both. Okay, but I think there is an option in the examination. सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और आपको इसे समझना है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका बहुत यूज होता है. सो वी विल डू सम डिजाइन स्टेप्स एंड theory portion today, and then later on we will start the design portion. Okay. So what is staircase? सबसे पहले हमें ये समझना है. A stair is a means of giving access to different floor or levels of the building. ठीक है, आपने जो जनरली स्टेयर्स देखी हैं उन्हीं की डिजाइन की बात हो रही है. Staircases are almost having at all the buildings. It consists of number of steps arranged in a way that person can move one level to another. ठीक है, आपने स्टेप्स के फॉर्म में देखा होगा कि एक स्टेप होता है फिर दूसरा स्टेप होता है, तो एक स्टेप में आपका राइज और थ्रेड होता है. उन नंबर ऑफ राइज थ्रेड को आपको डिजाइन करना है. ठीक है, एंड फॉर कन्वीनियंस वी कैन फॉलो द टाइप्स ऑफ द स्टेयर्स. हमारे इनके कुछ पर्टिकुलर नेम है, जैसे स्ट्रेट स्टेयर्स, क्वार्टर टर्न स्टेयर्स, ठीक है, ओपन वेल टाइप जिसे हम लोग हाफ टर्न स्टेयर बोलते हैं, डॉग लेग स्टेयर एंड सर्कुलर स्पाइरल स्टेयर्स. कभी कभी ये टाइप भी थ्योरी में 2 मार्क्स का पूछ लिया जाता है. तो ये इनके शेप या इनके कंस्ट्रक्शन की बेसिस पे हमने इनके क्लासिफिकेशंस किए हैं. ठीक है, ओके. तो हमें स्टेयरकेस समझ में आ गया कि जो फ्लोर से फ्लोर तक जिन स्टेप्स के थ्रू हम जुड़े हुए हैं वो आपकी स्टेयर्स होती है. इनके टाइप्स होते हैं. डॉगलेग किस तरीके की होती है? पहले लैंडिंग होती है, फिर स्टेप्स होते हैं, फिर लैंडिंग होती है. सर्कुलर स्पाइरल, तो अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर के लिए, अलग अलग टाइप की बिल्डिंग के लिए आपको अलग अलग टाइप की स्टेयर्स की जरूरत पड़ती है. अब कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको हमें पता होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट टर्म्स. फर्स्ट है आपका फ्लाइट. फ्लाइट क्या होता है? फ्लाइट इज द लेंथ ऑफ स्टेयरकेस बिटवीन टू लैंडिंग. लैंडिंग पोर्शन वो होता है, जैसे सपोज आप ग्राउंड पे खड़े हैं तो एक लैंडिंग लेवल 1, फिर आप स्टेयर चढ़ रहे हैं, फिर आप जो रेस्ट के लिए जो पोर्शन होता है दैट इज लैंडिंग 2, फिर आप स्टेयर चढ़ रहे हैं. तो द पोर्शन बिटवीन लैंडिंग स्टेयर्स का जो पोर्शन लैंडिंग के बीच में आता है वो आपका फ्लाइट कहलाता है. इट इज द स्लोपी पोर्शन ऑफ, या फिर स्लैब जो होता है, जो स्लैब उसको हम डिजाइन करते हैं ना, उसको हम डिजाइन करते हैं, उसमें हम रेनफोर्समेंट निकालते हैं, आरसीसी से बनाते हैं, तो वो आपका स्लैब जो पोर्शन होता है वो लैंडिंग होता है. द नंबर ऑफ स्टेप्स इन फ्लाइट वेरीज फ्रॉम 3 to 12. ये आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ फ्लाइट में जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो 3 से 12 तक वेरी करती है. समझ में आ गया आपको फ्लाइट क्या होती है? जिसपे स्टेप्स होते हैं, लैंडिंग के बीच का जो पोर्शन होता है.
बिटवीन टू लैंडिंग, ठीक है। इसके बाद आता है लैंडिंग। क्या है? लैंडिंग इज द इंटरमीडिएट हॉरिजॉन्टल पोर्शन प्रोवाइड इन द स्टेयर। जो मैंने आपको बताया कि आप जब स्टेयर्स पे जा रहे हैं तो सबसे पहले जो पोर्शन है, लैंडिंग इज द इंटरमीडिएट हॉरिजॉन्टल पोर्शन प्रोवाइडेड इन अ स्टेयरकेस। इट इज प्रोवाइडेड for relaxing while climbing and entering or exercising a staircase। तो ये भी आप लिख सकते हैं क्यों, इसका क्या पर्पज होता है, ठीक है। इसके बाद आता है राइज। राइज क्या होते हैं? मैंने आपको बताया स्टेयरकेस जो होती है वो स्टेप्स के फॉर्म में होती है, एक स्टेप में राइज थ्रेड राइज थ्रेड राइज थ्रेड। तो फिर राइज क्या हुए? देखिए आप यहाँ देखेंगे ये स्टेयर है, ठीक है। अब ये जो बना है प्लान व्यू बना हुआ है, ठीक है। तो ये आप थ्रेड देख पा रहे होंगे, फिर राइज होते हैं, फिर थ्रेड होते हैं, फिर राइज होते हैं। राइज द वर्टिकल हाइट ऑफ स्टेप इज कॉल्ड राइज और राइजर। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इसकी जो विड्थ होती है वो कितनी होती है? 150 mm टू 180 mm फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग एंड 120 टू 150 mm फॉर पब्लिक बिल्डिंग। ये की पॉइंट है, इसको आप नोट करिए, ये न्यूमेरिकल में आपको यूज होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जो वर्टिकल हाइट आप समझ रहे हैं ना, जैसे आप थोड़ा इमेजिन करिए हॉरिजॉन्टल जिसमें आपने पैर रखा और एक वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल। द हॉरिजॉन्टल हाइट ऑफ स्टेप इज कॉल्ड राइज, ठीक है। इट वेरीज फ्रॉम 150 टू 180 फॉर रेजिडेंशियल एंड 120 टू 150 फॉर पब्लिक बिल्डिंग। इसके बाद आप इसके कुछ फिगर्स भी बना लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वार्टरल टर्न सीरीज ये है आपकी, आप ऐसे जा रहे हैं, ये आपका लैंडिंग पोर्शन है, फिर ये आपका टर्न हो गया, यहाँ पे स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स में राइज भी होगा थ्रेड भी होगा, लेकिन ये प्लान बना हुआ है तो आप इसको वैसे नहीं देख सकते, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। डॉग लेग स्टेयर्स देखिए, आप ऐसे जा रहे हैं, ये आपका एक पहले तो अपना ये यहाँ पे एक लैंडिंग पोर्शन है, ठीक है, लैंडिंग वन, ठीक है। ये गया आप, ये आपकी फ्लाइट है जिसमें स्टेप्स हैं, फिर ये लैंडिंग है, फिर आपकी ये फ्लाइट है। समझ में आया? फ्लाइट आपने क्या पढ़ा? फ्लाइट इज द लेंथ ऑफ स्टेयरकेस बिटवीन टू लैंडिंग। टू लैंडिंग, एक लैंडिंग ये है, एक लैंडिंग है, तो फ्लाइट इज द लेंथ ऑफ स्टेयरकेस बिटवीन टू लैंडिंग, ठीक है। आप इस तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद सर्कुलर स्टेयर्स देखें, ये सर्कुलर या स्पाइरल शेप में, तो वो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इसके बाद आता है थ्रेड। ये हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेयर्स। कभी कभी इसके स्टेप स्टेयर्स के टाइप्स भी पूछ ले जाती है, थ्योरी इनमें से नहीं आती है, न्यूमेरिकल आता है, लेकिन शॉर्ट नोट कभी आ जाते हैं। डिजाइन स्टेप्स पूछ ले जाते हैं या फिर दो दो नंबर का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसमें आ जाता है। व्हाट इज थ्रेड? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू राइजर्स ऑन अ स्टेप इज कॉल्ड थ्रेड। ये जो मैंने आपको एक फिगर बनाया, आप इसे जरूर बनाइएगा। ये देखिए सबसे पहले लैंडिंग, फिर ये फ्लाइट या जो स्लैब है उसकी कुछ डेप्थ होगी, ठीक है। अब इस फ्लाइट में आपकी स्टेप्स है, तो जो वर्टिकल हाइट है वो आपकी राइज है, जो हॉरिजॉन्टल है वो आपका थ्रेड है, फिर वर्टिकल राइज हॉरिजॉन्टल थ्रेड, ठीक है। अब इन स्टेप्स का जो पोर्शन हो गया वो आपका गोइंग पोर्शन कहलाता है आपका, और ये जो स्लैब होती है वो आपकी बेस स्लैब होती है, ठीक है। और ये स्लैब का जो बॉटम पोर्शन होता है उसे हम लोग सोफिट बोलते हैं। तो आप थ्रेड के लिए लिख लीजिए, the horizontal distance between two riser on a step is called thread. The width of thread is capped 200 mm to 250 mm for residential building and 200 to 300 mm for पब्लिक बिल्डिंग। ये जो की पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, ये आपको नोट करनी है, ठीक है। इसके बाद आता है गोइंग और नॉइजिंग क्या होती है, ओके। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू राइजर इज नोन एज गोइंग। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू राइजर, एक राइजर आपका है ये और एक राइजर है आपका ये, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, एक राइजर ये है, एक राइजर ये है। मेरा एरो देखिएगा, यहाँ मैंने रखा
फिर मैंने यहाँ रखा, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है आपकी, गोइंग, एंड द पोर्शन प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द राइजर कॉल्ड नॉइजिंग। ये जो, ये तो आपका गोइंग पोर्शन हो गया। अब जो पोर्शन बाहर निकला हुआ है आउटर फ्रॉम द राइजर, दैट इज नोन एज नॉइजिंग। ये हर जगह प्रोवाइड नहीं होता है। नॉइजिंग इज प्रोवाइडेड व्हेन द अवेलेबल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फॉर अ थ्रेड इज लेस। ये आपको याद रखना। ये पूरा आप एक क्रॉस सेक्शन इसका ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद आता है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये लेकिन थोड़ा पढ़ लीजिए, हेड रूम्स, इट इज क्लियर हाइट अवेलेबल बिटवीन वन फ्लाइट टू द अदर above it and soffit it is the bottom surface of the base slab। जो मैंने आपको बोला कि ये बॉटम पोर्शन आपका सोफिट कहलाता है। ठीक है, ये आपने बना लिया, ये आपने नोट कर लिया। इसके बाद हम कुछ प्रोपोर्शंस की बात करते हैं। प्रोपोर्शंस ऑफ स्टेयरकेस। A staircase is proportional on the basis of space available in some thumb rule mentioned below। उस thumb rules को हम फॉलो करते हैं, वो रूल्स ये हैं। जैसे मतलब अब ये तो डिसाइड करने वाली बात हुई ना कि आपका रूम कितने बाई कितने का है, आपका रूम में स्पेस कितना, उसके हिसाब से आप स्टेयर बनाएंगे। तो कभी कभी कुछ स्टैंडर्ड चीजें फॉलो होती है, कभी कभी नहीं होती है। तो आप इनको थंब रूल को एक बार लिख लीजिए। मैं डिजाइन में इनको दोबारा से लूंगी, इनको अभी लेने की मुझे जरूरत नहीं है। वन बाई वन में तब लेती जाऊंगी तो कोरिलेट हो जाएगा। आपको अभी लिखना है तो अभी लिख लीजिए, तब लिखना हो तो आप तब लिख लीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा रेनफोर्समेंट के डिटेलिंग में आपको बता रही हूँ कि ये जो हम स्लैब डिजाइन करते हैं इसके लिए हम आरसीसी निकालते हैं। अभी स्लैब में देखिए आप मेनली, ठीक है, बेस स्लैब, इसमें मेन बार्स होंगे, जो आपको पॉइंट पॉइंट दिख रहा है ये मेन बार्स है। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ इसमें डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट्स भी लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए सीधे ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो डिजाइन वैसे ही होती है कि हमें क्या है, राइजर कितना देना है ये डिजाइन करना है, एक तो थ्रेड कितना देना है ये डिजाइन करना है। ठीक है, ये बी मतलब ये आपको गोइंग और नॉइजिंग की डिस्टेंस कितनी रखनी है ये डिजाइन करना, और बेस स्लैब को डिजाइन करना है। तो ये सारी चीजें। अब बेस स्लैब में क्या क्या आपको डिजाइन करना है, मेन बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता है। मेन स्टील होती है, एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक को हम विड्थ के अलोंग लगाते हैं, एक को हम लेंथ के अलोंग लगाते हैं। तो इन दोनों चीजों की कैलकुलेशन आप डिजाइन में करेंगे। तो मैंने आपको ये बताया कि आपको डिजाइन में क्या क्या चीजें निकालनी है। ठीक है, जब भी मैं क्रॉस सेक्शन बनाऊंगी मैं ऐसे बनाऊंगी। जैसे अगर मैं एलिवेशन देखती हूँ तो ये लैंडिंग है, ये स्लैब है, फ्लाइट है, फिर लैंडिंग है। डॉगलेग स्टेयर का टाइप बना रखा है ये। इसका आप प्लान देखेंगे तो ये व्यू होगा। प्लान में आप कैसे बनाओगे, ऐसे ही बनाएंगे ना, लैंडिंग, फिर अगर दो फ्लाइट है, फ्लाइट नंबर 1, फिर लैंडिंग, फ्लाइट नंबर 2। ठीक है, अगर ये दो बोलते हैं, इन्होंने एक विड्थ डिसाइड कर रखी है भाई कि एल लेंथ का आपका एरिया है, रूम है, और जो वॉल की थिकनेस है वो कुछ पर्टिकुलर, सपोज 230 mm या 250 mm, वॉट एवर इट इज गिवन टू यू, एंड यू हैव टू मेक स्टेयर्स बिटवीन दिस। तो आप एक दो लैंडिंग पोर्शन का डिसाइड करेंगे, उसमें कितना उनकी विड्थ होनी चाहिए, और स्टेयर जो बेस स्लैब है वो आपको कितनी देंगे। तो दीज ऑल हैव टू, वी हैव टू कैलकुलेट। इसके बाद कुछ और पॉइंट जो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है एज पर आईएस कोड, वो भी मैं आपको बता दूं। वो होता है कि लाइव लोड के लिए हम एज पर आईएस 875 लाइव लोड को स्टेयर के लिए कितना लेते हैं। स्टेयर्स लाइबल फॉर ओवर क्राउडिंग 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेना। ओवर क्राउडिंग का अगर केस हम कंसीडर करते हैं तो 5 लेके चल रहे हैं। और स्टेयर नॉट लाइबल फॉर ओवर क्राउडिंग के लिए अगर अलाउड नहीं है या फिर हम उस केस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो आप लोड कितना लेंगे, 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये हमें एज्यूम करना होता है, कभी कभी लाइव लोड गिवन नहीं होता तो हम इनको एज्यूम करते हैं 5 and 3। ठीक है, इसके बाद कुछ फॉर्मूले भी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, तो आपको वहां दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
आप डेड लोड के लिए, ये जो बात थी वो लाइव लोड के लिए थी, ठीक है। आप फिगर यही बनेगा ना, आप देखिए ये वेस्ट स्लैब है जिसको हमें डिजाइन करना है, जिसकी कुछ डेप्थ हम डिजाइन करेंगे, ओवरऑल डेप्थ बोलते हैं जिसे। थ्रेड हम डिसाइड करेंगे, एक स्टेप में कितनी चीज इंक्लूड होती है। देखो डी तो क्या है, थिकनेस ऑफ द वेस्ट स्लैब, टी क्या है, थ्रेड विड्थ, आर क्या है, राइजर हाइट। तो या तो राइजर हाइट हमें निकालनी होती है, थ्रेड निकालना होता है, वेस्ट स्लैब, इतनी चीजें। और लाइव लोड आप क्या करते हो, कंसीडर करते हो। इसके बाद आता है डेड लोड। डेड लोड आर कैलकुलेटेड एज पर द यूनिट हॉरिजॉन्टल एरिया। डेड लोड ऑफ स्टेयर्स कंसिस्ट ऑफ, स्टेयर्स का डेड लोड क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है, डेड वेट ऑफ स्टेप्स एंड स्लैब, दो ही चीजें होंगी ना, स्लैब का और स्टेप्स का, ठीक है। तो वेट ऑफ वन स्टेप फॉर 1 मीटर विड्थ, आप सीधे फॉर्मूला ध्यान रखेंगे 25 RT/2, ये आप याद रखेंगे 25 RT/2। आर और टी क्या है, राइज एंड थ्रेड, ठीक है। आप यहां से ये ध्यान रखेंगे फॉर्मूला। दूसरा वेट ऑफ वेस्ट स्लैब, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो आप ये ध्यान रखेंगे 25D√R² / T²+1। कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगी। 25D, डी क्या है, डेप्थ ऑफ बेस स्लैब, आर राइजर की विड्थ, टी थ्रेड। तो टोटल लोड आप डेड लोड की कैलकुलेशन इन फॉर्मुलेस की हेल्प से करोगे, ठीक है। तो ये मैं आपको न्यूमेरिकल के टाइम में दोबारा से एक बार बताऊंगी। एक चीज और, डेप्थ ऑफ द सेक्शन, ये समझ में आया, डेप्थ ऑफ द सेक्शन का मतलब ये जो डी है, ये क्या लेना है, ये थ्रेड हो गया, ये आर हो गया। आर और थ्रेड तो स्टैंडर्ड बता दिए कि भाई आपको 150 से 180 लेना है, 150 से 120 के बीच में होना चाहिए, लेकिन डेप्थ कितनी होनी चाहिए, ये अगर थोड़ा सा फील्ड लग रहा है तो मैं बोल देती हूँ, आप लिखिए इसको। द डेप्थ ऑफ द सेक्शन shall be taken as the minimum thickness perpendicular to the soffit of the stair as shown in this figure. For designing the stairs को डिजाइन करने के पर्पज से the thickness of base slab may be assumed as, ये नोट करिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 120 to 125 of span for trial section calculation। हम जो इसकी थिकनेस या जो डी की वैल्यू है वो 120 से 125 के बीच में अज्यूम करते हैं, अज्यूम करके देखते हैं, और फिर हमारा डिजाइन क्या है, कैलकुलेशन क्या है, रेनफोर्समेंट कैसे निकल रहा है, वो पूरी हम डिटेलिंग देखते हैं। तो फॉर द डिजाइन ऑफ द स्टेयर्स थिकनेस ऑफ बेस स्लैब में बी अज्यूम्ड एज 120 to 125 ऑफ स्पैन, ये पॉइंट आप इतना नोट करेंगे, ठीक है। 120 to 125 स्पैन। अब मैं एक डिजाइन न्यूमेरिकल लूंगी और इसको हमें 2 दिन चलाना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा होता है। आज मैं उसका जितना पोर्शन ले सकती हूँ वो लूंगी, इसके बाद में आपको आगे इसमें कंटिन्यू करूंगी। तो जस्ट अ मिनट, आप इसे लिख लीजिए फिलहाल स्टार्ट। अगर आप मुझे प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं हर दिन के लेक्चर को तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आप इस क्वेश्चन को लिखिए पहले। डिजाइन एंड डॉगलेग स्टेयर फॉर एन ऑफिस बिल्डिंग इन अ रूम मेजरिंग 3 into 6 मीटर क्लियर डायमेंशन। जब भी क्लियर डायमेंशन लिखा हो तो मतलब वॉल की जो थिकनेस है वो अलग से गिवन होगी, मतलब वॉल्स तो होंगी, रूम ऐसा तो नहीं होगा कि रूम जहां आपको स्टे बनानी वहां वॉल्स नहीं होंगी, 2 वॉल्स होंगी आसपास, तो वहां वॉल की थिकनेस इंक्लूड नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्लियर डायमेंशन लिखा हुआ है। फ्लोर टू फ्लोर हाइट इज 3.5 मीटर, ठीक है। द बिल्डिंग इज अ पब्लिक बिल्डिंग लाइबल टू अ ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग के लिए आपका क्या मैंने पढ़ा है कि ओवर क्राउडिंग के लिए आप जो लाइव लोड लेंगे वो 5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेंगे। स्टेयर्स आर सपोर्टेड ऑन ब्रिक वॉल्स, ब्रिक वॉल की जो थिकनेस है वो है 230 mm थिक। एट द एंड ऑफ लैंडिंग यूज M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील, ठीक है। ये मैंने आपको बस अभी मैं आपको इसका फिगर बताती हूँ, फिर मैं कैलकुलेशन पे मुझे जाना है इसके बाद। एक सेकेंड इसको मैं सीधा करती हूँ, ये देखिए। अब सबसे पहले उस न्यूमेरिकल को लिखने के बाद इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। तो हम अगर उसका एलिवेशन ड्रॉ करते हैं तो लैंडिंग, बेस स्लैब, लैंडिंग, क्योंकि डॉगलेग स्टेयर है। डॉगलेग कैसी होती है, 2 लैंडिंग के बीच में एक फ्लाइट, ठीक है।
तो हम इसका अगर प्लान ड्रॉ करें तो ये देखिए डैश डैश जो मैंने बनाया ये तो आपकी हो गई 230 mm की वॉल, वॉल की थिकनेस आपने मेंशन कर दिया, ठीक है। यहां से आप आ रहे हैं तो आपका लैंडिंग पोर्शन 3 एक फ्लाइट हो गई आपकी, ठीक है। फिर ये जो है लैंडिंग पोर्शन 3 आपकी फ्लाइट नंबर 2, ठीक है। अब ये जो डायमेंशन लिखी, ये जो डायमेंशन लिखी, ये तो हम निकालेंगे। दिया क्या है आपको, 3x6 का रूम, 3 ये है और 6 ये है, 3x6 मीटर स्क्वायर, मतलब mm में इसको चेंज कर दिया, 3000 और 6000 mm। सारा ही डायमेंशन हम mm में निकालेंगे, बाकी ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये और ये पूरा पोर्शन ये हम निकालेंगे। ये जो पोर्शन है आपको मैंने क्या बताया था कि राइस से राइस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम टोटल गोइंग पोर्शन बोलते हैं। ये पोर्शन आपका टोटल गोइंग पोर्शन हो जाएगा। ये आपकी वॉल है, ये आपका लैंडिंग पोर्शन है, ये आपका लैंडिंग पोर्शन है, ये आपकी फ्लाइट है। फ्लाइट में क्या है, आपकी स्टेप्स हैं। आप यहाँ पे आप देख रहे हैं तो आपको थ्रेड दिख रहे हैं अकेले, ये राइज भी होंगे थ्रेड भी होंगे, तो ये स्टेप्स है, ये बेस स्लैब है आपकी, जिसको आपको डिजाइन करनी है। स्पेस बिटवीन टू फ्लाइट भी आपको निकालना होता है, जो 300 मैंने मेंशन किया हुआ है। सेम ये आपकी वेस्ट स्लैब है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें कितने नंबर ऑफ राइज देने, कितने नंबर ऑफ थ्रेड देने, ये निकालते हैं। अब इसकी कैलकुलेशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करेंगे, आप इसको नोट करके रखिए, क्योंकि डीसीएस है और ये कभी भी एक लेक्चर में फिनिश नहीं होता। अगर मैं क्लास में भी पढ़ा रही होती हूँ तो भी मुझे एक टॉपिक के लिए 2 से 3-4 लेक्चर लेने पड़ते हैं। So guys, you have to support, you have to keep patience and follow one by one lectures, not jump from one lecture to other directly. Okay, so today we covered all the theoretical portion and design. अगर आप डिजाइन स्टेप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आप थिकनेस डिसाइड करेंगे, डेप्थ निकालेंगे, ठीक है। फिर आप लोड निकालेंगे कि इस पे स्टेयर्स पे लोड कितना आ रहा है, डेड लोड कितना आ रहा है, मतलब सेल वेट क्या है मटेरियल का, और लाइव लोड क्या है। लोड के बाद वही सेम तरीका कि आप मोमेंट निकालेंगे, किस पॉइंट पर मोमेंट ज्यादा होगा उस लोड की वजह से, उस मोमेंट के लिए हम कितना AST प्रोवाइड करेंगे। तो द प्रोसीजर इज सेम एंड वी विल टेक दैट प्रोसीजर इन आवर next lecture. Okay, so guys, this is all about this particular this staircase. Today I just finished this lecture with this only, and later on I will take more. आप इसमें एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं जो मुझे अभी ध्यान आया है। कभी कभी ये जो लैंडिंग और स्टेयरकेस के बीच में जो बीम वाला पोर्शन होता है, इसको भी हमें इसके नीचे बीम बनानी होती है और इसकी भी हमें डिजाइन करनी होती है अलग से, इफ वी नीड। दिस इज ऑल्सो स्पेशल केस, तो आप इसे भी माइंड में रखेंगे कि ये हम कब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक केस है जिसमें हमें बीम को भी सपोर्ट के रूप में नीचे देना होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि ऊपर से लोड कितना आ रहा है। दूसरा जो इसके स्टेप्स थे, इसमें आप कुछ एंगल का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे एंगल ऑफ फ्लाइट विद हॉरिजॉन्टल शुड बी 25 to 40। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें स्टेयरकेस को जब डिजाइन करना होता है तो फ्लाइट इस तरीके से करना होता है कि वो हॉरिजॉन्टल से 25 से 40 के बीच में एंगल हो, इससे ज्यादा है कम ना हो, क्योंकि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंगल स्टैंडर्ड एंगल को ही हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जो लोड है वो मैक्सिमम लेके उसको फैक्टर्ड करके आप उसको डिजाइन करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राइजर और थ्रेड का जो मल्टीप्लिकेशन है, या जो राइजर और थ्रेड की जो विड्थ है, वो 4 into 10⁴ से 4.2 into 10⁴ mm स्क्वायर के बीच में होना चाहिए, इससे ज्यादा है कम नहीं होना चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। तो आज मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बता दिए हैं। width of private staircase is about 900 mm, ये भी नोट करिए, and that of public staircase is kept about 1800 mm to 2400 mm।
ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको सारे लाइन से की पॉइंट्स बताती जा रही हूँ, आप सारे 1 to 1 नोट करते जाइए, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ठीक है, ये पूरा आपका क्रॉस सेक्शन है। प्लान जो होता है वो डिफरेंट होता है। लैंडिंग पोर्शन डॉगलेग स्टेयर है, वेस्ट स्लैब, इसकी कुछ विड्थ होगी, इसकी कुछ इफेक्टिव डेप्थ होगी, लेंथ होगी, और हमें क्या क्या डिजाइन करना है, वेस्ट स्लैब डिजाइन करना है, राइज डिजाइन करना है, ट्री डिजाइन करना है, गोइंग और नॉइजिंग पोर्शन को भी हमें कैलकुलेट करना है. So with this I am just finishing this lecture. Guys, if you are facing any problem then let me know.